हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। आज थोड़ा क्वेश्चंस की स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 2.4%। ठीक है दोस्तों, कितना इसका आंसर होगा? 2.4%। मतलब क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, यानी विश्व का जो टोटल एरिया है उसका कितने प्रतिशत एरिया भारत ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो कितना परसेंट एरिया है? 2.4%। ठीक है, अगर भारत का कुल एरिया पूछ लिया जाए तो कितना है? 32,87,263। ठीक है दोस्तों, कितना? 263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर संख्या में पूछता है तो कितना? 32,87,263 किलोमीटर। अगर पूछा है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है? 2.4%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन बात करें। भारत का क्षेत्रफल क्या है? बिल्कुल देखिए, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आ गया। तो कितना भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? अभी जो बात की गई थी वो क्षेत्रफल की बात की गई थी, अब बात की गई है जनसंख्या की बात। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत? तो कितने प्रतिशत बताइए दोस्तों। जनसंख्या जो है वो, भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.7%। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत है? 17.7%। ये पूरा 17% भी आ सकता है, 17.7 पर होना जरूरी नहीं है, 17% भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 17.7%। अब यहाँ पर बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में स्थान है वो 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो ये बताइए दोस्तों कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे कौन कौन से देश लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें एक मैप में आपको दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, इसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा से इसमें मैप में देखिए कौन कौन से देश लगे हैं। स्थलीय सीमा का मतलब होता है जो जल से सीमा ना बना के सिर्फ और सिर्फ भूमि यानी जमीन यानी स्थल से सीमा बनाते हो। तो कौन कौन से देश हैं दोस्तों, देखिए लिखते रहिएगा साथ में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान। ये कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश और ये म्यांमार। ठीक है दोस्तों, कितने देश हो गए?
बताइए 7 देश। ठीक, कौन कौन से देश? ठीक है दोस्तों, ये हो गई स्थलीय सीमा की बात। ठीक है दोस्तों, अब नाम लिखना चाहे नाम लिख लीजिए। यहाँ पे वैसे तो आपने नाम देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? कुल टोटल कितने देश हो गए? 7 देश। ठीक, अब आगे बात करते हैं भारत के क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत के जल सीमा कितने देशों से मिलती है? अब बताना भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे सभी मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, आगे आप नोटबुक में लिखिए म्यांमार, म्यांमार, और एक देश कौन सा है? सॉरी, इसको मैं किधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, है ना, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से देश आ गए? 5 देश, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, ये कौन से देश आ गए जो जल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अभी स्थलीय सीमा की बात पहले की थी, अब इसके बाद कौन सी बात कर रहे हैं? जल सीमा से बात कर रहे हैं। ऐसे 3 देश हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। अभी देखिए, आप इनमें देखिए कौन कौन से देश ऐसे, देखिए यहाँ देखिए, एक पाकिस्तान स्थल से बना रहा था, जल से बना रहा है। ठीक है, पाकिस्तान स्थल सीमा बना रहा था, जल सीमा बना रहा था। अगला देश बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश इस स्थल से बना रहा था सीमा, और जल से भी सीमा बना रहा है। ठीक, 2 देश हो गए। तीसरा देश कौन सा है? म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तीसरा देश कौन सा है? म्यांमार, जो स्थल से बना रहा था, जल से बना रहा था। ठीक है, तो ये तीनों देश, तीनों क्वेश्चन लिख लिए होंगे आपने। स्थल सीमा के देश भी बता दिए मैंने, जल सीमा के देश भी बता दिए, और ऐसे वो देश भी बता दिए जो स्थल और जल दोनों देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है दोस्तों, इसमें बताना हमें कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताइए दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए इसके लिए हम मैप का यूज करते हैं। यहाँ देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के यहाँ से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। और यहाँ लाइनिंग थोड़ी रुकी, मैं देखिए दोस्तों, कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है भारत की। तो कौन कौन से राज्य आ जाते हैं इसमें? गुजरात, राजस्थान, ठीक है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल राज्य आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ आप उत्तर में लिखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कितने राज्यों से गुजरती है टोटल? ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो सारे नाम यहाँ पे मैंने बता ही दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत की मुख्य भूमि है, यानी जहाँ से भारत का सेंटर दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, ये वाला नीचे यहाँ देखिए, ये जो तमिलनाडु केरल लक्षद्वीप वाला है, ये हमारा दक्षिणी पॉइंट है। तो सॉरी, थोड़ा मैप नीचे हो गया है, तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये जो है सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट है, ठीक है ना। ये चारों दिशाएं होगी। तो इसमें पूछा गया भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो यहाँ पर जो अक्षांश होगा वो उसकी वैल्यू पूछी गई कितना है। तो इसका जो दक्षिणी अक्षांश की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, 8.4 उत्तरी, सॉरी उत्तरी नहीं, दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं। कितना है, 8.4 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, 8.4 दक्षिणी अक्षांश। ये तो हो गया दक्षिणी अक्षांश, जब दक्षिणी का पूछ लिया। अब पूछ ले उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश कितना होता है बताइए दोस्तों। उत्तरी अक्षांश होता है 37.6। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश कितना हो गया, 37.6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, 37.6 उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया दक्षिणी अक्षांश, और ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश 37.6। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट है, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और सुनिए, ये जो उत्तरी वो है, उत्तरी सीमा है, ये 8.4 जहाँ से स्टार्ट होता है वो कहाँ से है। तो सबसे अगर दक्षिणी पॉइंट पूछेगा तो क्या हमारा दक्षिणी पॉइंट कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है ये, तमिलनाडु में। ठीक, कैप कैमोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अगर पूछ ले उत्तरी पॉइंट, तो उत्तरी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पर है, इंदिरा कॉल ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, इंदिरा कॉल कहाँ पर है, उत्तरी पॉइंट हमारा इंदिरा कॉल है, और दक्षिण पॉइंट कौन सा हमारा, कैप कॉमोरिन है। कैप कॉमोरिन है तमिलनाडु में, और इंदिरा कॉल है हमारी जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमें सामान्य जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। बताइए दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, बताइए, सभी लोग बताएंगे इसमें कहाँ से लिया गया भारत का मानक समय। देखिए, भारत का मानक समय जो लिया गया है वो लिया गया है इलाहाबाद के निकट एक स्थान पड़ता है नैनी। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद के निकट
एक स्थान पड़ता है नैनी। ठीक है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी से। क्यों लिया गया है भारत का मानक समय? देखिए अब इसको हम समझते हैं यहाँ पर। अभी जो हमने मैप पढ़ा था, हम पीछे वाले पेपर पे चलते हैं। यहाँ देखिए भारत का मानक समय, ये तो हमारा कौन सा है? एक पूर्वी बिंदु और पश्चिमी। ठीक है, जब हम इधर से इधर को चलेंगे, हमारा जो वर्ल्ड था वो टोटल एरिया मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा हो गई, जो कितनी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मानक समय या किसी भी देश का जो समय निकाला जाता है उसमें देशांतर रेखा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं से ही हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो भारत का देशांतर रेखा का देशांतरी विस्तार होता है वो कितना होता है? यहाँ से स्टार्ट 68.7। ठीक है, भारत कौन से देशांतर में स्थित है? कौन सा? पूर्वी। ठीक है, कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 पूर्वी से यहाँ तक कितना है हमारा? 97.25 पूर्वी तक। ठीक है दोस्तों, भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.25। अब देखिए हमारा सेंटर पॉइंट आप बिल्कुल समझते होंगे, सभी समझते होंगे कि अगर हम किसी भी दूरी को या किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो वो उसके बीचों बीच से निकालेंगे। अब बीचों बीच का मतलब क्या हो गया कि 68.7 की और 97.7 के बीच की जो देशांतर रेखा होगी उसी को मानक समय रेखा माना जाएगा। तो सेंटर पॉइंट कहीं का भी निकालेंगे तो उसके लिए हमें उसका जो पॉइंट है, जो टोटल डिस्टेंस होगी उसके मध्य की डिस्टेंस को ही हम उसको उसका सेंटर पॉइंट मानेंगे। ऐसे ही 68.7 से 97.7 की जो देशांतर रेखा होगी वही क्या होगी? इसकी मानक समय रेखा होगी। ठीक है, तो मानक समय रेखा होगी। तो ये जो मानक समय रेखा है ये कितनी होती है? 82.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 82.5 डिग्री पूर्वी। पूछा गया था यहाँ पर अगले उस क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की मानक समय भारत की मानक समय रेखा, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग होने में दिक्कत हो गई है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से, नहीं क्वेश्चन था भारत का मानक समय कहाँ से लिया है। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद से। ठीक है, भारत की इलाहाबाद से लिया गया। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है दोस्तों, भारत की मानक समय जो है वो कहाँ से ली गई? इलाहाबाद के नैनी से ली गई है। कितनी है भारत की मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत का मानक समय और ग्रीनविच में कितना अंतर होगा। देखिए ग्रीनविच का जो देशांतर रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है और भारत की जो मानक समय रेखा होती है 82.5 डिग्री होती है। भारत की जो मानक समय रेखा होती है 82.5 डिग्री होती है। ठीक है, देखिए 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर का में क्या पूछा? अंतर पूछा है ना, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा और ये भारत की मानक समय रेखा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में क्या करना है? हमें बताना है कि इन दोनों में कितने घंटे का समय का, ठीक है, कितने घंटे मिनट या सेकंड का अंतर होगा। तो वो अंतर कैसे निकालेंगे? देखिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है उसके बीच में कितना अंतर है और 1 डिग्री देशांतर घूमने में
पृथ्वी कितना समय लेती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी किस तरह से गति करती है। ठीक है दोस्तों, हम ये इसकी देशांतर रेखा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अक्षांशीय रेखा बना लेते हैं। ठीक, ये तो होता है, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखा, और इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखा, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। अब दूसरी चीज समझिए, ये तो हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर, और इसको हम मान लेते हैं 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, जो सर्किल वाई घूमती है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी इसी तरह से गति करती है। जब पृथ्वी इस तरह से गति करती है तो उसमें क्या होता है, घूर्णन होता है। और पृथ्वी एक पूरा चक्कर जो लगाती है, पृथ्वी एक पूरा चक्कर जो लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूरा एक चक्कर कर लेती है। ठीक, 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है। और हमें पता है कि हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कुल कितनी होती हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में था कि देशांतर भारत की मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में कितना अंतर है। ठीक है, या लंदन के ग्रीनविच से समय भारत का मानक समय रेखा कितना आगे है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर बात कर रहे थे। देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो 0 से 82.5 डिग्री चला। अब हमें पता है कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो 360 डिग्री पर घूमती है, पूरा एक चक्कर लगाती है। कोई भी गोल चीज होगी तो वो कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, पूरा एक चक्कर लगाने में। ठीक, तो 360 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो वो कितने घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, 24 घंटे में। ठीक है दोस्तों, 24 घंटे में जब एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि 360 डिग्री अगर हम मिनट में चेंज करें तो 24 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, मिनट में हो गया। जब 360 डिग्री इतने मिनट में घूमेगा तो 1 डिग्री कितने में घूमेगा, 24 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 360। ठीक है, 0 0 6 कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 से 24 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना हो गया, 4 मिनट के हो गया। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो हमें यहाँ से लेके 82.5 तक का जो समय होगा, वही तो भाई 0 से जब कोई समय स्टार्ट होगा और पहुँच गया 82.5 पर, तो वहाँ से लेके वहाँ तक का जो टाइम होगा, यहाँ तक जो टाइम होगा वही तो उससे आगे होगा। ठीक है, तो हम करते हैं 82.5 डिग्री को, 82 डिग्री को। ठीक है, 82.5 डिग्री की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जब 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रहा है तो 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा, तो 82.5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 330। ठीक है दोस्तों, 4/0, 4 to 8, 4 to 8 प्लस जो इसका शेष हासिल बचा था, 4 दूनी 8 10। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 330। ये तो कितना हो गया हमारा, किस में हो गया, मिनट में हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मिनट में। अब मिनट से घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 330 डिवाइड बाई 60, 5.5। ये इसको बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है दोस्तों,
5.5 को क्या बोल सकते हैं हम, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो कितना टाइम आ गया, 5 घंटे 30 मिनट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है, 5.5 घंटे, या हम बोल सकते हैं 330 मिनट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। भूमध्य रेखा से भारत भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भूमध्य रेखा कैसे कहते हैं किसे। भूमध्य यानी भूमि के मध्य में खींची गई रेखा, और हमें पता है पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के मध्य में खींची गई रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा वो कितनी है, 0 डिग्री अक्षांश। उसका पूछा है कि भारत के दक्षिणी छोर की दूरी, तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर है, ये इसका दक्षिणी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें बताना है, जो हमारे भूमध्य रेखा वहाँ से जो भारत का दक्षिणी छोर है उसकी दूरी बतानी है। देखिए इसको, क्वेश्चन तो सभी ने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हमें पता था कि भारत का जो दक्षिणी छोर है, मैंने भी बताया था, भारत का दक्षिणी छोर भारत का जो दक्षिणी छोर था वो कितना है, 8.4 डिग्री था। बताया था ना, दक्षिणी विस्तार 8.4 से उत्तरी कहाँ तक, 37.6 तक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी 8.4 डिग्री। कहाँ से भूमध्य रेखा कितनी हमारी, 0, भूमध्य रेखा भी हमने बताई थी 0 है ना। तो 0 से 8.5 डिग्री के बीच की दूरी बतानी है। अब एक चीज और कि प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। तो एक अक्षांश रेखा यानी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है हमारी 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 111 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो 8.5 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, 0 से 8.5 की, मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो कितनी होगी बताइए। देखिए 8 एक अक्षांश इज इक्वल है कितने के, 111 किलोमीटर के। ठीक है, तो 8.4 अक्षांश कितने के बराबर होगा, 111 मल्टीप्लाई 8.4। ठीक है, 111 मल्टीप्लाई 8.4, तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा सभी लोग। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 876 पॉइंट कुछ वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम ये वैल्यू लेते हैं 876 किलोमीटर। ठीक है, 876 किलोमीटर इसकी भूमध्य रेखा से कहाँ की, भारत के दक्षिणी छोर 8.4 डिग्री की दूरी होगी, 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो क्वेश्चन में पूछा गया भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई या भारत का स्थलीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सॉरी, इस क्षेत्रफल नहीं पूछा है, उसने पूछा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है हमारी कितनी? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब हो गया जहां पर जल से कोई भी राज्य सीमा ना बना रहा हो, सिर्फ भूमि से ही राज्य, भूमि से ही सीमा बनाते हो, तो उस जो सीमा होती है उसकी लंबाई पूछी है। तो उसकी लंबाई कितनी? 15,200। ये तो हो गई स्थलीय सीमा की बात। अगर वो पूछ ले जलीय सीमा की लंबाई या तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वह है 7,517 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा या समुद्री सीमा की लंबाई, ठीक है, ये जलीय सीमा की लंबाई तो कितनी है वो? 7,517 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यह है गोवा से कहाँ तक है? दमन तक है। ठीक है दोस्तों, गोवा से दमन द्वीप जिसको बोलते हैं, तो एक दमन हो गया, एक द्वीप हो गया, तो गोवा से लेके कहाँ तक स्थित है? ये दमन तक स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार पूछा कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका स्थलीय पृष्ठ, ठीक है, यानी स्थलीय पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका ये बताना है कि इसका कितना भाग रेगिस्तान है। तो उसका कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/5 में से उसका जो 5वां भाग है वो कितना है? वो क्या है? रेगिस्तान है। ठीक है, पृथ्वी के स्थल के पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग रेगिस्तान है। यानी कि 4 भाग अगर भूमि है तो 5वें भाग में क्या है? वहाँ मरुस्थल है। ठीक है, रेगिस्तान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस देश में? देखिए दोस्तों, बताइए इसका थार मरुस्थल किस देश में? थार मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? देखिए वो है हमारे भारत में। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ है? किस देश में है? भारत में। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सर्वाधिक? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान। थार मरुस्थल पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। ये कितना है इसका? 85% भाग ही भारत में है। तो इसलिए इसकी पूरी संख्या जो गिनी जाती है वो भारत में ही गिनी जाती है। और राजस्थान भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। कितने परसेंट है राजस्थान में थार मरुस्थल का? 62%। ठीक है दोस्तों, तो ये परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना थार मरुस्थल किस देश में? भारत में। किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए अटाकामा मरुस्थल? बताइए अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये अटाकामा मरुस्थल है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला में।
कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला में। देखिए दोस्तों, ये ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी समय कम होने के कारण मैं आपको बहुत अधिक डीप में ये मैप पर पूरे अच्छे तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें समझाऊंगा तो बहुत समय चाहिए। इतना समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, और इसमें सिर्फ हम कांस्टेबल का बैच पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन हम पढ़ाना उचित समझते हैं जो क्वेश्चन के आपके पेपर में आए। ठीक है दोस्तों, जब भी हम इसको पढ़ाएंगे, आपका स्पेशल बैच, ज्योग्राफी का एक स्पेशल बैच होगा, उसमें हम आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से पूरा मैप पर अच्छे तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, अभी सिर्फ और सिर्फ हम उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन था, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। सबसे शुष्कतम मरुस्थल हमारा अटाकामा मरुस्थल किस अ, किस देश में है, दक्षिणी अमेरिका। किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला पर है, एंडीज पर्वतमाला पर है। ठीक है, किस तट पर है, प्रशांत तट पर है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना ही पूछेगा, सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका कोई मरुस्थल नहीं है, बताइए। इसका आंसर है यूरोप। यानी यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई मरुस्थल नहीं है। बाकी सभी महाद्वीपों के अपने अपने अलग अलग मरुस्थल हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एशिया का है गोबी मरुस्थल, एशिया का गोबी मरुस्थल काफ़ी फेमस है। ठीक है, और एक है टकला टकला मकान, टकला मकान। ऐसी बहुत सारे, काराकुम है, अरबी है, दस्त लुत है, ये सारे महाद्वीप किसके, एशिया के हैं। फिर आ जाता है अफ्रीका का, तो अफ्रीका महाद्वीप में हमारा आता है सहारा मरुस्थल, है ना, सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। और कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में, नाबी मरुस्थल है अफ्रीका में, और भी बहुत सारे अफ्रीका में और भी एक दो मरुस्थल पाए जाते हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में मोजावे आ जाता है। ठीक है, मोजावे मरुस्थल आ जाता है, और भी बहुत सारे मरुस्थल आ जाते हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है, विक्टोरियन है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से आ जाते हैं, गिब्सन है, विक्टोरिया है ना। ऐसे अंटार्कटिका मरुस्थल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका, ठीक है दोस्तों, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, बताइए। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बताइए किसने किया था। ये क्या था, इराटोस्थनीज ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, इराटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इराटोस्थनीज ने क्या किया था, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इन्होंने, इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस रूप में किया था, इन्होंने एक बुक थी, उस बुक का नाम ज्योग्राफी का लिखा था। उन्होंने एक बुक का नाम क्या लिखा था, बुक को जो शीर्षक दिया था वो क्या शीर्षक दिया था, ज्योग्राफी का शीर्षक दिया था। ठीक है, इराटोस्थनीज को, एक चीज ध्यान रखिए, इराटोस्थनीज को भूगोल का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इराटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का
पितामह भी कहा जाता। ये कौन थे? ये एक यूनानी विद्वान थे। ठीक है, ये कौन थे? एक यूनानी विद्वान थे जिन्होंने अपनी किताब का शीर्षक दिया था ज्योग्राफी का। किसके लिए? भूगोल के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेट्रोलॉजिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की बताइए? देखिए, ये की थी अरस्तु ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरस्तु ने। अरस्तु कौन थे? एक यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु कौन थे? एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, ये कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। और ये जो मेट्रोलॉजिया जो पुस्तक है, ये किससे संबंधित है? ये मौसम विज्ञान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से संबंधित है? मौसम विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इसमें 4 पुस्तकें हैं, जिसमें से 3 पुस्तकें मौसम विज्ञान से संबंधित है और एक केमिस्ट्री से संबंधित है, रसायन विज्ञान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की दिशा एवं गति को जो मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है? इसको बोलते हैं हम नेफोस्कोप। ठीक है दोस्तों, बादलों की दिशा, गति एवं ऊंचाई जो मापने वाला यंत्र है उसको बोलते हैं हम नेफोस्कोप। इसका आविष्कार जो क्या था? कार्ल गॉटफ्रिड। ठीक है, कार्ल गॉटफ्रिड फाइनमैन। ठीक है, कार्ल गॉटफ्रिड फाइनमैन। ठीक है दोस्तों, कार्ल गॉटफ्रिड फाइनमैन ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज का टॉपिक यहीं तक। कल फिर नई वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।